नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, बहुत नज़दीक आ चुका है। आशा है कि आप एक बेहतर तैयारी कर चुके होंगे और रिवीजन में लगे होंगे। रिवीजन को और पक्का बनाने के उद्देश्य से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ओर से ये मॉक टेस्ट की श्रृंखला दी जा रही है, जिसमें कि बहुत सारे टेस्ट हैं। कुछ फुल लेंथ हैं, कुछ आधे अधूरे हैं। आधे अधूरे का मतलब सेक्शनल मॉक है, लेकिन ये सूचनाओं से भरपूर हैं, तो आप इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। इससे एक अच्छा रिवीजन कर सकते हैं, अपनी कमियों का अंदाजा लगा सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 100 MCQs के साथ ये सेक्शनल मॉक है, जिसमें कि हम हिस्ट्री के अच्छे वाले MCQs देखने वाले हैं। कुल मिलाकर स्टैटिक जीके है। हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, कुछ और भी जो सब्जेक्ट है उनसे रिलेटेड MCQs होंगे। तो शुरुआत हिस्ट्री से हुई है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बिहार में जब असहयोग आंदोलन की लड़ाई शुरू होती है, गांधी जी के द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है और जब बिहार में ये पहुंचता है तो इसका आरंभ मौलाना मजरुल हक के द्वारा सदाकत आश्रम की स्थापना के साथ किया जाता है। अब ये जो सदाकत आश्रम है ये कब स्थापित किया गया था, वो डेट आपको बतानी है, तारीख इसमें बतानी है। और मजे की बात यह है कि जो विकल्प आप देख रहे हैं उसमें जो तारीखें हैं वो असहयोग के आसपास की हैं, तो पहचानना इतना आसान नहीं है। बताइए इसमें से कौन सा होगा। ये डेट है 1920 की। 1920 में ये काम किया गया था, इसमें आपको पता होना चाहिए। प्रश्न संख्या 2 आपसे पूछ रहा है कि मोहम्मद यूनुस को बिहार का पहला प्रधानमंत्री वर्ष 1937 में नियुक्त किया गया था। इनका संबंध कौन सी पार्टी से था, ये किस पार्टी के सदस्य थे। तो इसमें से आप अगर पार्टियों के नाम देख रहे हैं, जैसे बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, सोशलिस्ट पार्टी है, लेकिन ये सी वाला ऑप्शन सही होगा। बिहार मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के ये सदस्य थे। और अगर तारीख के हिसाब से आप देखें तो 7 जुलाई 1937 को इनको नियुक्त किया गया था। प्रश्न संख्या 3 आपसे पूछ रहा है कि बिहार के अंदर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। अब ये जो अंतरिम सरकार की स्थापना की गई, इसका वर्ष क्या था, समय क्या था। तो 1946 था। इसमें आप आराम से तारीख देखकर अगर पता है तो सीधे सीधे टिक कर सकते हैं। ये फैक्चुअल क्वेश्चन था। और चौथा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि 1964 में बिहार के किस स्थान में तेल शोधक कारखाना स्थापित किया गया। और ये वाला जो प्रश्न है ना, इसका जवाब आपको नहीं दिया जाएगा। बहुत सीधा प्रश्न है, आंख मूंद कर आप आंसर दे सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। यहाँ प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 1974 में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ये कौन था बताइए। तो संपूर्ण क्रांति आंदोलन ये 1974 वाला है। देश की आज़ादी के बाद भी असंतोष लोगों में व्याप्त था और ये शुरू किया गया था JP के द्वारा, यानी जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा, जिन्हें कि लोकनायक की उपाधि भी प्राप्त है। इसके बाद 6वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में पहली बार ग्लोबल मीट का आयोजन कौन से वर्ष में किया गया था, वो तारीख मतलब जो सन है वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 6 जो है, इसका करेक्ट आंसर 2007 हो जाएगा। 2007 में ग्लोबल मीट का आयोजन किया गया था। इसमें से हम बी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। 7वें क्वेश्चन में पूछा गया कि सदर अंजुमन ए हिंद की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। ये व्यक्ति का नाम इसमें से आपको चुनना है और करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए, बी वाला होना चाहिए। मुंशी प्यारेलाल के द्वारा इसे स्थापित किया गया था और इमाम अली के द्वारा गठित की गई थी साइंटिफिक सोसाइटी, तो वो भी आपको मालूम होनी चाहिए। इसके बाद 8th क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी जी के द्वारा चंपारण में नील मालिकों के खिलाफ सफल सत्याग्रह किया गया था। चंपारण सत्याग्रह काफ़ी सफल रहता है, गांधी जी को बहुत लोकप्रियता प्राप्त होती है। और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी, वो तारीख भी आपको बतानी है। 2 चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं और इसका जो सही जवाब है वो बी वाला होगा। 1917 की ये पूरी बात है, ठीक है। 1917 में ये दोनों काम होते हैं और इसमें से हम बी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 आपसे पूछ रहा है कि बिहार में स्वामी सहजानंद के द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया, वर्ष क्या था वो आप बताइए। तो ये जो समय है ये 1929 का है, ठीक है। 1929 यानी सी वाले विकल्प को हम इसमें से चुनते हैं। प्रश्न संख्या 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज रिलेटेड टू द ईयर 1931। इसमें से कौन सी घटना 1931 से संबंध रखती है। तो बिहार में नमक सत्याग्रह शुरू होता है, साइमन कमीशन बिहार आता है, पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाती है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की जाती है। ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें घटित होती हैं, उनकी तारीखें अगर आप जानते हैं तो 1931 के समय से मिलान कर सकते हैं। और इसका जो सही जवाब है वो डी होगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है 1931 में।
मतलब ये पूछा गया था ना कि 1931 में कौन सा इवेंट होता है। बाकी जो है जैसे कि नमक सत्याग्रह शुरू होता है 1930 में, और 1928 में साइमन कमीशन जो है इसका बिहार आगमन होता है, और पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना होती है 1925 में। इसके बाद 11वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किस गाथा का संबंध घटनास्थल नुनाजगढ़ की रियासत से है। जो गाथा गीत होते हैं, गाथा गीत में क्या होता है, ये लोकगीतों की एक श्रृंखला होती है। किसी व्यक्ति के जीवन को आधार बनाकर लोक नाटिका और संगीत प्रस्तुत किया जाता है, उसमें पूरा उसका जो वीरता का या जीवन वृतांत है वो दिखाई देता है। तो नुंजागढ़ की रियासत से संबंध कौन सी गाथा गीत का है? मीरायन का है, दीना भद्री का है, नूनाचार का है, छतरी चौहान का है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो मीरायन होगा। और इस रियासत पर डिहरी नगर का हरफूल आक्रमण करता है और इस युद्ध में वह अपने पुत्रों सहित मारे जाते हैं। तो ये पूरी गाथा जो है वो इसका वर्णन देती है। मीरायन को हम इसमें से चुनते हैं। इसके बाद 12वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध मगही क्षेत्र से है? कुंवर वज्रभार का है, अमर सिंह बरिया का है, हिरनी बिरनी का है, छतरी चौहान का है। किसका संबंध है? तो छतरी चौहान, ये जो गाथा है ना, ये मगही क्षेत्र में गाई जाती है, गाथा गीत में ये भी है। और छतरी चौहान अपने मामा से उसके अत्याचारों का बदला लेते हैं, तो मामा से बदला ले रहे हैं। अब इसमें देखें आप डी वाले ऑप्शन को। ऐसी बहुत सारी जो गाथा कथाएं हैं ना, मतलब गाथा का अर्थ कथा ही होता है। तो गाथा गीत जो है ये लोक अंचल में विद्यमान होते हैं। सिर्फ जो गिने हुए हम किताबों में पढ़ते हैं उतने ही नहीं होते, वो तो जो लिखने वाले बुद्धिमान लोग हैं उनके कानों तक पहुंच गए रहते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो कि ऐसे वहीं की मिट्टी में पैदा होते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। इसके बाद 13वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। बिहार के लोक नृत्यों में निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य प्रायः दुर्गा पूजा के अवसर पर किया जाता है? इसका जो आयोजन है ना वो दुर्गा पूजा के मौके पे किया जाता है। ये नृत्य कौन सा है? कर्मा है, छऊ है, झिंझिया है, विद्यापत है। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें झिंझिया होगा। दुर्गा पूजा के मौके पे किया जाता है, स्त्रियां इसको सामूहिक तौर पे करती हैं, ठीक। तो इसमें से झिंझिया को हम चुनेंगे। इसके बाद 14वें क्वेश्चन को आप देख रहे हैं। किस लोक नृत्य का संबंध बिहार के मुस्लिम समाज से है? ये खेलडिन है, जिसे कि खोलडिन भी कहा जाता है। जोगीड़ा है, झरनी है, करिया है। करिया झूमर नृत्य होता है। बताइए कि मुस्लिम समाज से कौन सा जुड़ा हुआ है? तो 14वें को आप देख रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? झरनी। ये मुहर्रम के मौके पे सामूहिक रूप से किया जाता है। इसमें से सी वाले ऑप्शन को हम चुन लेते हैं, ठीक है। इसके बाद 15वां प्रश्न आप देखें। जो लोक नाट्यों के नाम दिए हैं उसमें से किसका संबंध भक्तिपूर्ण धार्मिक नाट्य से है? ये अकुली बंका है, सामा चकेबा है, कीर्तनिया है और डोमकच है। इसमें जो नाम दिए हैं ना उसमें से आपको चुनना है। तो 15वां प्रश्न आप देख रहे हैं। कीर्तनिया का संबंध है धार्मिक नाट्य से। कीर्तन वैसे भी ईश्वर की आराधना में किए जाते हैं, तो कीर्तनिया को आप आराम से इससे जोड़ सकते हैं, वही चीज़ है। प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। बिहार की जनजातियों के बारे में तथ्य दिया है, जो सही सुमेलित नहीं है वो आपको चुनकर बाहर कर देना है। तो गोंड जनजाति छपरा, चंपारण और रोहतास में पाई जाती है। खोंड जो है वो शाहाबाद में पाए जाते हैं। बेड़िया जो है वो ज़्यादातर मुंगेर जिले में दिखाई देते हैं। और उरांव जो है वो रोहतास, बक्सर, दरभंगा और भागलपुर में पाए जाते हैं। तो आप ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है? तो गलत इसमें कुछ भी नहीं है, जितना दिया है ना वो सभी सही मिलान किया है। तो एग्जैक्टली आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिलहाल हम ई वाले ऑप्शन को इसमें से सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद 17वें क्वेश्चन को आप देख रहे हैं। किस जनजाति का निवास स्थान मुंगेर और कटिहार में है और इनकी भाषा है मुंडारी? ये कौन सी जाति है बताइए? कोरबा है, कोरा है, चेरो है, गोड़ैत है। और इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बी वाला होगा। बिहार के मतलब पूरे बिहार राज्य में अगर हम देखें तो कोरा जो है ये जमुई, कटिहार, मुंगेर और कुछ हिस्से और जो आसपास के हैं वहाँ निवास करते हैं और इनकी भाषा का नाम मुंडारी है। तो भाषा भी पूछी जा सकती है। फिलहाल हम बी वाले विकल्प को चुनते हैं। इसके बाद 18वें नंबर के प्रश्न को आप देख रहे हैं। वैशाली का मेला जो कि चैत्र महीने की त्रयोदशी तिथि को आयोजित किया जाता है वैशाली में, ये किसी जैन तीर्थंकर की जन्मस्थली भी है। अब ये बताइए कि कौन से नंबर के ये जैन तीर्थंकर थे? तो अगर आपको नाम भी पता होगा तो उससे आप क्रम बैठा सकते हैं, हालांकि क्रम देखना पड़ेगा फिर उसमें आपको। तो ये चीज़ें, सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि कौन से नंबर के कौन से तीर्थंकर थे। तो 18वां क्वेश्चन और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से डी हो जाएगा। वैशाली का मेला ये भगवान महावीर की जन्मस्थली वैशाली में 24वें तीर्थंकर है ना, अंतिम 24वें और अंतिम, तो उनकी जन्मस्थली पर आयोजित होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन से स्थान पे है? तो बिहार का कौन सा जिला पड़ता है जरा बताएं? ये पश्चिमी चंपारण में, ठीक है, वेस्ट चंपारण, यानी सी वाले विकल्प को हमने इसमें से चुन लिया। 20वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताइए। तो संजय गांधी बोटेनिकल गार्डन जो है ये पटना में है। उदयपुर सेंचुरी उदयपुर में ही है। वाल्मीकि गंगेटिक डॉल्फिन जो संरक्षण केंद्र है वो भागलपुर में है। और नागी डैम पक्षी विहार जो है ये जमुई में पड़ता है। अब इसमें से आप बताएं कि गलत कौन सा है।
तो गलत इसमें से बी वाला है। उदयपुर सेंचुरी जो है ना, ये पश्चिमी चंपारण में है, न कि उदयपुर में। इसका नाम उदयपुर सेंचुरी है तो क्या ये राजस्थान में चली जाएगी? नहीं, ये पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो गलत है, बाकी सब सही है। 21 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, कोपेनहेगन का नहीं, कोपेन का, ठीक है, तो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसके हिसाब से उत्तरी बिहार को कौन से क्लाइमेटिक रीजन में डाला गया है। अब जो कोपेन का वर्गीकरण है उसमें आप देखते हैं कि हर क्लाइमेटिक एरिया को कुछ कोड दिए गए, तो उन कोडों का यहाँ पे जिक्र किया है। अब बताइए कि नॉर्थ बिहार में कैसी जलवायु पाई जाती है। तो 21 को आप देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो CWG हो जाएगा। तो जरा कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि ये जो CWG प्रकार का क्लाइमेट होता है इसमें कैसा मौसम होता है। फिलहाल इसका हमने बी को चुना है। ये प्रश्न है आपके लिए, उसका जवाब आपको देना है। 22 को देखते हैं। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल तथा जनसंख्या घनत्व आपको बताना है 2011 के सेंसस के आधार पे। तो जनसंख्या घनत्व पूरे भारतवर्ष में रिकॉर्ड तोड़ बिहार के पास है। अब बताइए कि इसका जो क्षेत्रफल है झारखंड के अलग होने के बाद वो कितना बचा है, और जनसंख्या घनत्व भी साथ में आंकड़े के साथ आपको बताना पड़ेगा। तो 22वां क्वेश्चन और इसका जो सही जवाब है वो सी हो जाएगा। ठीक है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर या स्क्वायर किलोमीटर ये है क्षेत्रफल बिहार का, जो कि बहुत कम बचा है। और 1106 स्क्वायर किलोमीटर ये आप देख रहे हैं 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है ना, तो ये क्षेत्रफल तो है नहीं, यहाँ पे प्रति व्यक्ति मतलब 1100 यहाँ आप देख रहे हैं जो सी वाला आंसर है। इसको साफ कर लेते हैं और यहाँ कन्फर्म तरीके से देखते हैं। तो इसका जो सी वाला विकल्प है उसको हमने चुना है। अब देखें 1106 व्यक्ति जो हैं वो 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, ये कहने का मतलब इसका है, और बाकी जो क्षेत्रफल है उसे आप देख रहे हैं। ठीक, तो सी को हमने चुना है। और इसके बाद 23वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ कुछ शहरों के नाम दिए हैं, स्थानों के नाम दिए हैं बिहार के, और वो कौन सी नदियों से ताल्लुक रखते हैं वो भी दिया है। जैसे कि गया जो है वो सरयू के किनारे है, छपरा जो है वो फल्गु नदी के किनारे है, मोकामा जो है वो गंगा के किनारे है, और मुजफ्फरपुर भी गंगा के किनारे है। अब ये बताइए कि सही कौन सा है। तो 23 को आप देख रहे हैं, एकमात्र जो सी वाला दिया है वो सही है। गया जो है वो फल्गु नदी के किनारे है, ठीक है, यहाँ पे सरयू दे रखा है, ये गलत है। छपरा जो है वो सरयू के किनारे है, गंगा के किनारे है मोकामा, जो कि ठीक दिया था और उसी को हमें चुनना पड़ेगा। मुजफ्फरपुर जो है वो गंडक के किनारे है, यानी सदा नीरा के किनारे। इसके बाद प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। वेयर इज द स्मॉल वाटरफॉल ऑफ जियार कुंड लोकेटेड इन द फॉलोइंग, मतलब इसमें से कहाँ पर जियार कुंड नाम का एक छोटा प्रपात जो है वो मौजूद है, ये जिला आपको बताना है। तो 24 आप देख रहे हैं और इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। ये फुलवरिया नदी पर अवस्थित है। ठीक, तो इसमें विकल्प ऐसा है ना कि आप आराम से पकड़ सकते हैं, नदी के हिसाब से इसको जोड़ना था ना कि जिले के हिसाब से, तो हमने बी को चुन लिया है। प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। पश्चिमी कोसी नहर जो है, ठीक है, पश्चिमी कोसी नहर उससे लाभान्वित होने वाला जिला नहीं है। उससे कौन सा जिला जो है वो पानी का फायदा नहीं प्राप्त करता है, उसका नाम आपको चुनना है। और 25 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। पूर्णिया उससे फायदा नहीं उठाता है। बाकी जो जिले हैं जैसे कि पश्चिमी कोसी नहर से मधुबनी, दरभंगा और बेगूसराय, ये सब फायदा लेते हैं। प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं। बिहार में जो प्रमुख खनिज हैं उसमें लोहे, माफ कीजिएगा, कोयले की प्राप्ति का स्थान कौन सा है। वैसे तो बाकी खनिजों का भी आपको मालूम होना चाहिए, और खनिज संपदा आधी से अधिक तो झारखंड के पास चली गई। तो अब ये बताइए, जो खनिजों में कोयला है उसका प्राप्ति स्थान कौन सा है। गया से प्राप्त होता है, मुंगेर से, या फिर पूर्वी चंपारण से, या फिर औरंगाबाद से। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा, डी वाला हो जाएगा। औरंगाबाद से प्राप्त होता है कोयला, और इसमें से हम डी वाले विकल्प को चुनकर बाहर कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 27 को देखते हैं। सूचना और संचार व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिएगा। तो बिहार बंधु ये बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र है। द बिहार हेराल्ड ये पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है। नूरुल अनवर जो है ये पहला उर्दू दैनिक समाचार पत्र है बिहार का, और द बिहार हेराल्ड एक दैनिक समाचार पत्र था, ऐसा एक कथन दिया हुआ है। तो अब आप ये देखें कि 4 अलग अलग जानकारियां हैं, और ई वाला विकल्प जस का तस है। आपको चुनकर ये बताना है कि सही कौन सा है। 27 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ई होगा। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ए, बी और सी तो सही है, ठीक है, ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, और इसीलिए हमने ई को चुना है। लेकिन जो डी वाला ऑप्शन है उसमें आप देखें बिहार हेराल्ड साप्ताहिक समाचार पत्र है, और यहाँ पर क्या दिया है, दैनिक समाचार पत्र। तो डी वाला विकल्प इसमें गलत है। अब यहाँ हम ई चुनकर ये नहीं कह देंगे कि सब सही है। ऊपर वाले 3 सही हैं, लेकिन डी वाला जो है वो गलत है, और इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे दैनिक नहीं बल्कि साप्ताहिक होना चाहिए था। तो इसके बाद चलते हैं अगले वाले प्रश्न को देखने। 28वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बिहार बंधु जो कि बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में इसका प्रकाशन पटना से शुरू किया गया। तो हो सकता है कि आपसे तारीख देकर पूछा जाए कि कहाँ से प्रकाशन शुरू हुआ था, तो पटना जगह आपको पता होनी चाहिए। अब बताइए तारीख कौन सी होगी।
बिहार बंधु की बात हो रही है और इसका जो सही जवाब है वो इसमें 1874 हो जाएगा। 1874 का समय यानी सी वाला विकल्प। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29। भूगर्भीय संरचना के आधार पर बिहार में 4 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सी चट्टान इससे संबंधित नहीं है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें यहाँ पर नहीं है, विंध्यन रॉक्स नहीं है, टर्शियरी रॉक्स नहीं है, या क्वाटरनरी रॉक यहाँ पर नहीं पाई जाती। जो नहीं पाई जाती है वो आपको बताना है। तो अब इसमें से आप ई वाले विकल्प को चुन लीजिए, क्योंकि जो 4 प्रकार की चट्टानें भूगर्भिक संरचना के आधार पर हम देखते हैं बिहार राज्य में, उसमें धारवाड़ क्रम की भी चट्टानें दिखती हैं, विंध्य प्रकार की भी चट्टानें दिखती हैं, टर्शियरी चट्टानों के भी दर्शन होते हैं, क्वाटरनरी ग्रुप की जो चट्टानें हैं वो भी दिखाई देती हैं। तो ये सब यहाँ पर दिखाई देती हैं। पूछ ये रहा था कि कौन सी नहीं पाई जाती हैं, तो हम ई को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 30 पूछ रहा है कि बिहार की फल्गु नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन से स्थान से है? अब बताइए, इसमें जो इसका उद्गम स्थान है वो आपको देखकर बताना है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? फल्गु नदी जो है इसका उद्गम होता है छोटा नागपुर, वो भी जो छोटा नागपुर का पठार है उसके उत्तरी भाग से। ठीक है, तो उत्तरी छोटा नागपुर का पठार यानी जो सी वाला विकल्प है उसको चुनते हैं। वैसे इसमें बड़े अच्छे अच्छे ऑप्शन दिए हैं कंफ्यूज करने के लिए। इसके बाद 31 को देखते हैं। बिहार के जो जलप्रपात हैं उसके बारे में कथन यहाँ पर दिए हैं, यानी मिलान करके दिया है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो सुखलदरी ये कन्हर नदी पर बना हुआ है, धुआं कुंड जो है ये धोबही नदी पर बना है, तमासीन जो है ये महाने पर बना है, और गोपत नदी पर बना है खुआरी दाह। तो अब ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है? 31 जो खुआरी दाह है ना, ये असाने नदी पर बना है, रोहतास में पड़ता है। ठीक है, तो खुआरी दाह को इसमें से आप बाहर कर लीजिए, बाकी सब सही है। 32 को देखते हैं। यहाँ पर अलग अलग सूचनाएं हैं, तथ्य मिलान करके दिए हुए हैं। आपको ये बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर, सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला है रोहतास, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है गोपालगंज, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला है पूर्णिया। अब आप बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। 32 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें से सी हो जाएगा। गोपालगंज वाला ऑप्शन गलत दिया है, देखिए इसमें ध्यान से। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वो शेखपुरा है, और सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला, इसमें कंफ्यूज करने के लिए ही गोपालगंज दिया हुआ था, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला जो है वो गोपालगंज है, मतलब डिकेडल ग्रोथ वहाँ पे सबसे कम थी, जनसंख्या टोटल नहीं। इसके बाद 33 को देखते हैं। यहाँ पर कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, कंसीडर करके ये बताइए कि इसमें से रॉन्ग ऑप्शन कौन सा है। तो अर्बन पॉपुलेशन बिहार राज्य की 11.3% है, और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पूरे राज्य का था 25.6। सेक्स रेशियो था 918 1000 पुरुषों पर। बिहार की पूरी कंट्री में एरिया के टर्म में जो रैंक है वो 12वीं है, यानी क्षेत्रफल के मामले में बिहार का पूरे देश में 12वां स्थान है। तो अब ये बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है। 33 को आप देख रहे हैं। इसका जो बी वाला ऑप्शन है, जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से लेकर 2011 यानी डिकेडल ग्रोथ रेट जो होती है वो 25.4% है, और यहाँ पर क्या दिया है 25.6% दिया है। तो बारीक अंतर है, ध्यान से देखिएगा। वैसे भी सेंसस इतना घिस चुका है ना कि सीधे प्रश्न तो आएंगे नहीं। इसके बाद 34 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य चित्रसेन और उनकी रानी के प्रेम प्रसंगों, चित्रसेन जो थे ये गंधर्व थे, तो चित्रसेन और उनकी रानियों के प्रेम प्रसंगों पर आधारित है। ये विद्यापत मंडलिया का नृत्य है, या लौंडा नृत्य है, झिझिया है, पंवरिया है, इसमें से कौन सा होगा। 34 को आप देख रहे हैं, ये झिंझिया है। ठीक है, चित्रसेन और उनकी रानी के प्रेम प्रसंगों पर आधारित है। झिंझिया को आप चुनेंगे तो इसका जो सी वाला विकल्प है वो परफेक्ट होगा। 35 को आप देखें। बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो बताइए। तो देखिए, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये सब जो जिले हैं ना ये नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। और रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, ये सब यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इसमें से ये पूछा था कि कौन सा नहीं करता है, तो किशनगंज नहीं करता है। ठीक है, जो अलग अलग एरिया से, बाकी राज्यों से या बाकी देशों से सटे हुए हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। किशनगंज को इसमें से बाहर कर लीजिए, ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इसके बाद चलते हैं 36 की ओर, जिसमें पूछा जा रहा है कि नालंदा में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कौन से वर्ष में की गई है। तो ये तो सीधा सीधा आपको समय बताना है। 1917 में की गई थी, और ये समय देख रहे हैं आप बी वाले ऑप्शन में दिया है। 37 को देखते हैं। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। अब इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपको खोजना है। तो गोपाल नारायण पुस्तकालय पटना में है और इसकी स्थापना हुई थी 1913 में। शारदा सदन पुस्तकालय ये लालगंज में है और ये 1914 का है। प्रभावती महिला पुस्तकालय, प्रभावती देवी ये जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम है, तो प्रभावती महिला पुस्तकालय ये पटना में है, 1973 का है। खुदा बख्श लाइब्रेरी ये पटना ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से भी जानी जाती थी, पटना में है और 1938 में स्थापित हुई थी। तो इसमें से गलत कौन सा है। ये जो गोपाल नारायण पुस्तकालय वाला दिया है ना, यानी ए वाला, यही गलत दिया है, ये सही नहीं है।
1912 में इसकी स्थापना होती है, न कि 1913 में। इसके बाद प्रश्न संख्या 38 को देखते हैं, कौन सा सही सुमेलित है बताइए। तो बिहार का सबसे बड़ा जो नेशनलाइज्ड बैंक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और पहला बिहार में स्थापित होने वाला बैंक जो है वो इलाहाबाद बैंक है। पहला बिहार का स्टेडियम जो है वो मोइनुल हक स्टेडियम है, जो कि पटना में है। और बिहार राज्य का पहला जैविक ग्राम जो है वो कोठिया है, कोठिया गांव समस्तीपुर में पड़ता है। अब ये बताइए सही कौन सा है। 38 को आप देख रहे हैं, और इसमें तो आप ई वाले ऑप्शन को चुन लीजिए, क्योंकि जितनी जानकारियां हैं वो सभी एकदम लाख टके में सही हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 39 को देखते हैं, किसके प्रयासों के परिणाम स्वरूप बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है। ये जयप्रकाश नारायण है, दीप नारायण सिंह है, बाबू कुंवर सिंह है, चित्तरंजन दास है। इसमें से किसका नाम हम चुनेंगे। 39 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखें आप, दीप नारायण सिंह को चुन लीजिए। और चलते हैं आगे, प्रश्न संख्या 40, बकाष्ठ भूमि की वापसी के लिए कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में कौन से वर्ष मुंगेर जिले के अंतर्गत बड़ैया ताल में आंदोलन चलाया गया। तो वर्ष देकर आपसे ये बाकी जानकारियां भी पूछी जा सकती है, जो कि आप यहाँ पर प्रश्न में देख रहे हैं। तो पूरे प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ना आवश्यक होता है। फिलहाल इसमें आप समय बताइए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, 1935 का ये बात थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बकाष्ठ भूमि की वापसी का आंदोलन, कार्यानंद शर्मा का नाम भी पूछ लिया जाता है। 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद बिहार में स्थित थे। तत्कालीन या वर्तमान का बिहार आप कह सकते हैं। तो कितने महाजनपद इसमें आते हैं। अब देखिए, जिसमें 16 महाजनपद पूरे भारतवर्ष में, 2 महाजनपद जो कि गांधार और कम्बोज है वो अफगानिस्तान में चले गए हैं। बाकी को अगर हम देखें तो इसमें 3 महाजनपद बिहार राज्य में आते हैं। एक तो मगध, अंग और वज्जी। ठीक है, मगध जो है ये पूरा एक शक्तिशाली महाजनपद, जो कि बाकी जितने भी महाजनपद थे उनके ऊपर शासन करने के लिए उतारू हो गया था, तो ये बिहार राज्य में है। उसके अलावा अंग महाजनपद, जिसकी की सीमा पूरी बंगाल की खाड़ी तक चली गई थी, वो इसमें बिहार राज्य के अंतर्गत आता था। और वज्जी संघ, ठीक है, ये 3 महाजनपद बिहार राज्य में आते हैं। तो इसमें सिर्फ संख्या आपको चुननी है, लेकिन नाम भी पता होना चाहिए। इसके बाद 42 को देखते हैं, मगध शब्द का सबसे पहली बार इस्तेमाल कौन से वेद में मिलता है। बिहार के लिए कीकट और रात्र जैसे शब्दों का इस्तेमाल तो हुआ है, लेकिन मगध शब्द का उल्लेख कहाँ पर हुआ है। तो 42 को आप देखते हैं, और करेक्ट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। अथर्ववेद में, जो कि सबसे नवीनतम वेद है। पुराने वाले वेदों में इसकी जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन जो सबसे लेटेस्ट वाला वेद है उसमें बिहार शब्द का, माफ कीजिएगा, मगध शब्द का उल्लेख मिलता है। और मगध क्षेत्र जो है वर्तमान में गंगा का, मतलब बिहार में जो गंगा नदी है उनका दक्षिणी भाग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए आप 43वें प्रश्न को, मेगास्थनीज पाटलिपुत्र आता है, कब आता है बताइए। एक एम्बेसडर की हैसियत से आता है। और 43 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 315 ईसा पूर्व में ये सेलुकस निकेटर के राजदूत की हैसियत से आता है। और यहाँ जब आता है तो भारत उसे एक अनोखा देश मालूम होता है, और यहाँ वो वही चीज़ें देख पाता है जो अच्छी होती हैं, भली होती हैं, जिन्हें आचार्य चाणक्य उसको दिखाना चाहते हैं। और इसीलिए अपने विवरण इंडिका में जब वो लिखता है तो उसकी दास्तान बड़ी ही अनोखी दिखाई देती है, मतलब अविश्वसनीय, ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं। 44 को देखते हैं, 1206 में बख्तियार खिलजी मर जाता है, और उसके बाद उसने उत्तर बिहार में, यहाँ देखिए उसकी मृत्यु के बाद किसने उत्तरी बिहार में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, और इसमें बिहार भी सम्मिलित था। कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति की हैसियत से बख्तियार खिलजी बिहार में आता है। उसकी मृत्यु होती है, वो मरता है। और उसके बाद कौन सा ऐसा व्यक्ति था उसके आगे का उत्तरवर्ती, जिसने कि उत्तरी बिहार में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। जब तक ये जीवित रहता है तब तक नहीं करने देता है, उसके बाद कोई नया सिर उठाता है। तो ये कौन था। अब यहाँ पर 44 को देखते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, पहले तो बख्तियार खिलजी ही वहाँ शासन देख रहा था, लेकिन बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वहाँ पे स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है, और इसमें बिहार भी शामिल था। मतलब एक बड़ा एरिया उसने कवर किया था, जिसमें कि बिहार को भी रखा था। इसके बाद आगे चलते, बहुत लंबे समय तक तो बिहार की अलग पहचान ही नहीं दी जाती, उसे बंगाल से जोड़कर रखा जाता है। वो तो बाद में अंग्रेजों के समय में जब बंग भंग होता है, उसके बाद जब बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है, तब बिहार को एक नया अस्तित्व प्राप्त होता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं 45 को, तो 1564 में निम्नलिखित में से किसने बिहार में अपने स्वतंत्र राज्य की या स्वतंत्र शासन की घोषणा की थी। ये मुनीम खान है, दाऊद खान है, सुलेमान कर्रानी है, शाहबाज ठाकुर है। इसमें से किसका नाम आप चुनेंगे। तो 45 आप देख रहे हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, सुलेमान कर्रानी। 1564 की बात है, बिहार में अपने स्वतंत्र राज्य की घोषणा करते हैं। तो इसमें से सी वाले विकल्प को हम चुन लेते हैं। 46 को देखते हैं, बिहार में सूफीवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन 12वीं शताब्दी से संबंधित है, जो कि मनेर में बसने वाले संत के तौर पे भी जाने जाते हैं। अब यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से पहचानना आसान है, और आप चुनेंगे तो देखिए 46 का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, ये सी वाला विकल्प होगा, इमाम ताज फकीर। फकीह यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है।
इमाम ताज फकीह का नाम आप चुनेंगे। ये मनेर में बसने वाले संत के तौर पे जाने जाते हैं। मनेरी देखकर आप मनेर को मत लगा लीजिएगा, नहीं तो फिर यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। तो डी को चुना, माफ कीजिएगा, इसमें सी को चुना। यहाँ जो निशान है ना वो सी पर लगना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 47 को देखते हैं। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो सासाराम में शेरशाह के मकबरे का निर्माण 1545 में होता है। कर्रानी अफगानों का शासन बिहार में चलता है 1556 से लेकर 1576 तक। ईरानी यात्री है अब्दुल लतीफ़ और इसकी बिहार यात्रा होती है 1608 में। ठीक है, 1608 में ये बिहार की यात्रा करता है। पटना में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म होता है 1651 में। अब ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है? 47 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाएगा। ये गुरु गोविंद सिंह जी वाला जो डाटा दिया है ये गलत है। 1666 में इनका जन्म होता है, यहाँ पे 1651 दिया है, 1666 की बात है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 48 को देखते हैं। बिहार में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कौन सा गलत है वो आपको बताना है। तो बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1912 में होता है और ये पटना के बांकीपुर में आयोजित किया गया था, ऐसा आपको बताया जा रहा है। 1940 में रामगढ़, जो कि अभी झारखंड में चला गया है, वहां पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन होता है, ऐसा बताया जा रहा है। देख रहे हैं आप, समय दिया हुआ है। और 1916 की बात है, 31वां कांग्रेस का अधिवेशन होता है जो कि लखनऊ अधिवेशन था और इसमें बिहार से नील किसानों के प्रतिनिधि के रूप में, प्रतिनिधि एक ही होता है, राजकुमार शुक्ला जाते हैं अपने से जो सहयोगी हैं उनके साथ और ये गांधी जी से मुलाकात करते हैं, ऐसा दिया हुआ है। तो इसमें जो संस्करण वगैरह दिया है उसे आप देखेंगे। और उसके साथ साथ बिहार में आयोजित कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है ये कांग्रेस का असल में, मतलब बिहार के संदर्भ में तो कांग्रेस का पहला था, लेकिन कांग्रेस का टोटल नंबर का ये 27वां अधिवेशन था। ठीक है, 27वें क्रम का अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह मधोलकर के द्वारा की गई थी। अब ये बताइए कि ये सारी सूचनाएं जो है इसमें से गलत कौन सा है? प्रश्न को आप ध्यान से देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ई वाला हो जाएगा, क्योंकि जितनी सूचनाएं हैं वो सभी सही है, डाटा तो ठीक दिया है और इसीलिए हम सभी को सही मानते हैं। अच्छा, पीछे एक क्वेश्चन छूट गया है, ये वहाबी आंदोलन का प्रारंभ पूछा जा रहा था। तो देखिए, वहाबी आंदोलन बिहार में कब शुरू होता है? इसकी जो तारीख थी सिंपल आपको मालूम होनी चाहिए। ये शुरू होता है ना 1821 में। यहाँ जो तारीख है सी वाला ऑप्शन उसको चुनेंगे। बिहार में कब शुरू होता है वो पूछा जा रहा है, तो हमने सी को चुना है। 49वें को हमने देखा सारे स्टेटमेंट सही थे, इसलिए हमने ई को चुना। अच्छा, 50वां क्वेश्चन देखिए, बिहार का जो पटना है, मतलब राजधानी पटना, वहाँ के बांकीपुर में निम्नलिखित में से किस तारीख को आयोजित एक सभा में होम रूल लीग की स्थापना की जाती है? तो होम रूल लीग ये तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में अलग अलग क्षेत्रों में पूरे भारतवर्ष में फैलती है। अब पटना में इसकी स्थापना की जाती है, कब की जाती है वो डेट आपको बतानी है। यहाँ 1916 और 1917 की तारीखें दी है। 50वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। 16 दिसंबर 1916 की बात है और इसीलिए हम बी वाले विकल्प को चुनते हैं। ठीक, और इसमें इसके अध्यक्ष होते हैं मौलाना मजहरुल हक। ठीक, और उपाध्यक्ष खान बहादुर सरफराज हुसैन को चुना जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे लोग इसमें शामिल रहते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 51 को देखते हैं। किसके नेतृत्व में बिहार युवक संघ की स्थापना की गई थी? ये कौन से व्यक्ति थे? तो अब इसमें तो आप व्यक्तियों के नाम देखें और करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रोफेसर ज्ञान साहा को आप चुनेंगे। इनके नेतृत्व में बिहार युवक संघ की स्थापना की जाती है। मोतिहारी में ये की जाती है, 1928 की बात है। और 1924 के बाद से अगर देखा जाए तो बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और उसी का ये परिणाम था। तो इसमें से आप चुनेंगे बी वाले विकल्प को। इसके बाद 52 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में आपसे पूछा जा रहा है कि गलत कौन सा है बताइए। तो गुप्त धाम जो है ये रोहतास में है, उग्रतारा मंदिर ये महिषी सहरसा में पड़ता है, नेपाली मंदिर नालंदा में है और राम जानकी टेम्पल जो है वो सीतामढ़ी में है। तो अब ये बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है। प्रश्न को आपने देखा और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ई हो जाएगा, क्योंकि जितनी सूचनाएं हैं वो लगभग सभी सही हैं इसमें, मतलब कोई भी डाटा गलत नहीं है और इसीलिए हम ई वाले विकल्प का चयन करते हैं। ये सारे डाटा जो दिए हुए हैं, जानकारी है, वो ठीक है। 53 को आप देखिए, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो बंगाल से ही बिहार अलग हुआ है तो इसकी सीमाएं अभी भी बंगाल से लगी हुई हैं। कौन सा जिला सीमा साझा नहीं करता है जरा बताइए। यहाँ जिलों के नाम दिए हैं और आप जानते हैं कि इसमें जो सुपौल जिला है वो बंगाल के साथ नहीं लगा हुआ है, मतलब पश्चिम बंगाल के साथ नहीं लगा है। सुपौल की सीमा नेपाल के साथ लगी हुई है और इसीलिए हम डी वाले विकल्प को चुनते हैं। बाकी जितने हैं वो साझा करते हैं। इसके बाद 54 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो बिहार के जिले जो कि अलग अलग राज्यों के साथ अपने बॉर्डर शेयर करते हैं उन्हीं के बारे में ये डाटा दिया हुआ है। तो मधुबनी जिला जो है बिहार का वो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। बक्सर जो है वो झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। नवादा जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ लगा हुआ है और किशनगंज जो है वो छत्तीसगढ़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। अब ये बताइए कि इसमें गलत जो सही जानकारी है वो कौन सी है।
54 को आप देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा। मधुबनी नेपाल के साथ लगा है, ये बात ठीक है। बाकी अगर देखें तो बक्सर की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, नवादा की लगती है झारखंड के साथ, और किशनगंज की लगती है पश्चिम बंगाल के साथ। तो इसे हमने देखा। इसके बाद 55 को देखते हैं। पक्षी विहारों के बारे में गलत कौन सा विकल्प है ये बताइए। तो नागी पक्षी विहार जो है ये जमुई में है, गोगा बील आपका कटिहार में पड़ता है, नकटी पक्षी विहार जमुई में है, और उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कैमूर में है। गलत कौन सा है? 55 को आपने देखा, डी वाला। उदयपुर वाला कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में है। यह भी हमने पीछे भी एक क्वेश्चन के माध्यम से देखा है। तो उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, वही वाला ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 56, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, माफ कीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज वाज इस्टेब्लिश फर्स्ट। इसमें से कौन सी पहले स्थापित हुई थी? तो इसमें देखें, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना का, जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज मधेपुरा का, वैसे ही जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है भागलपुर वाला, और पटना विश्वविद्यालय है। बताएं कि पहले कौन सा स्थापित किया गया था। तो तारीखें आपको मालूम होनी चाहिए। इसमें ध्यान से अगर देखा जाए तो पटना विश्वविद्यालय जो है वो सबसे पहले का है। कब का है? तो ये 1917 का है। बाकी सब जो है वो आज़ादी के बाद वाले हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जो भागलपुर वाला है वो 1971 का है। सन 2000 का है मधेपुरा वाला कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज, और चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय वो 2007 का है। तो बाकी सब नए हैं, लेकिन ये बहुत पुराना है। कब का है? तो 1917 का है। इसके बाद 57वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार म्यूजियम की स्थापना पटना में की गई। कब की गई वो डेट आपको बतानी। तो अब इसमें सीधा सीधा प्रश्न है, और इसका जो सही जवाब है वो 2015 हो जाएगा। ठीक, तो 2015 को आप चुने, सी वाला ऑप्शन। इसके बाद 58 को देखते हैं। 9 अगस्त 1942 समय था भारत छोड़ो आंदोलन का, और राजेंद्र प्रसाद को तथा 10 अगस्त को श्री कृष्ण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। ये दोनों जो कद्दावर नेता थे ये गिरफ्तार हो जाते हैं। अब बताइए कि इन्हें कौन सी जेल में रखा गया। तो ये जो समय था पटना में, आप देखते हैं कि राजेंद्र प्रसाद को भारत रक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। अब इस अधिनियम का नाम अंग्रेज रक्षा अधिनियम असल में होना चाहिए था, क्योंकि अंग्रेजों ने नाम तो इसको दिया था भारत रक्षा अधिनियम, लेकिन असल में ये उनकी खुद की सिक्योरिटी के लिए था। तो बांकीपुर सेंट्रल जेल में इनको रखा गया था, और इसमें जो सामूहिक जुर्माना अध्यादेश है इसको भी लागू किया गया था। बाद में क्या होता है कि फिर श्री कृष्ण सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है 10 तारीख को, अगले ही दिन, और इनको भी बांकीपुर जेल में भर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर इसमें से आप बांकीपुर को चुन लीजिए, दोनों जने को वहीं रखा गया था। इसके बाद 59 को चुनते हैं, मतलब देखते हैं, और इसमें 1906-1907 का जो समय था उसकी बात की जा रही है। रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना पटना में होती है इसी समय, और किसके द्वारा की गई थी ये आपको बताना है। तो 59 को आपने देखा, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ए वाला होगा, बाबा ठाकुर दास जी इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप देख रहे हैं। इनका जन्म गया में हुआ था, ठीक है, गया जिले में ये पैदा हुए थे, और रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना करते हैं। मदरलैंड नाम का एक समाचार पत्र भी इनके माध्यम से निकलता है। तो वो चीज़ें भी आपको मालूम होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 60 को आप देखें। देश के स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने के उद्देश्य से सबसे पहले बिहार के युवाओं ने निम्नलिखित में से किस वर्ष बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की? ये समय कौन सा था? सिर्फ समय इसमें आपको बताना है, और ये तारीख कौन सी थी? 1931 की थी। क्रांतिकारी गतिविधियां वैसे भी 1924 के बाद से बिहार में बहुत तेज हो जाती है, और आप जानते हैं कि गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा, ये सब लोग इसमें शामिल थे। और 1934 में जो पटना का अंजुमन इस्लामिया हाल है वहाँ पे काफ़ी बड़े पैमाने पर सभा होती है, और भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठन की घोषणा भी होती है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। 61 को देखते हैं। किसके नेतृत्व में बिहार में बकाश्त आंदोलन चलाया गया था? तो ये तो अभी आपने जस्ट पीछे एक क्वेश्चन देखा है कुछ दूरी पर, और इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? कार्यानंद शर्मा होगा। ठीक, कार्यानंद शर्मा को आप चुनेंगे, लेकिन समस्या ये है कि इसमें एक से ज़्यादा जो नेता हैं उनके नाम आप देख रहे हैं। अगर इसमें राहुल सांकृत्यायन जी का नाम नहीं दिया रहता तो उसमें हम क्या करते? कार्यानंद शर्मा को सिर्फ चुन लेते, लेकिन वो ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो अब हमारी मजबूरी है कि हमें ए और बी दोनों को चुनना है। तो इसलिए भलाई ये है कि हम ई वाले ऑप्शन को चुने, जिसमें कि मोर देन वन वाला विकल्प मौजूद है। ठीक, वैसे तो बकाश्त आंदोलन का नाम आता है तो हम सीधे सीधे इन्हीं का नाम लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सांकृत्यायन जी का भी नाम है, तो दोनों जने को एक साथ रखेंगे। इसके बाद 62 को देखते हैं। देखिए, आधुनिक इतिहास का जो घटनाक्रम है उसके संबंध में यहाँ पर कुछ तारीखें दे रखी है। गलत कौन सा है वो आपको इसमें से बताना है। तो बिरसा मुंडा का आंदोलन जो है वो 1895 से लेकर 1900 तक चलता है। बिहार और उड़ीसा नए प्रांत की स्थापना होती है 1912 में 1 अप्रैल को। और बाल्कन युद्ध का जो क्रम होता है, बिहार में मुसलमानों के द्वारा तुर्की के सुल्तान यानी खलीफा के प्रति समर्थन प्रदर्शित किया जाता है, और वो समय था 1912-13 का। ताना भगत आंदोलन जो है वो 13-14 मतलब 1913-14 में चलता है। अब ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। प्रश्न संख्या 62 को आप देख रहे हैं, और इसका जो सही जवाब है वो डी हो जाएगा। ताना भगत आंदोलन वाली जो तारीख है वो गलत दी है।
ठीक है, ताना भगत आंदोलन ये 1900 इसकी जो तारीखें हैं वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम के प्रश्नों में गलत दी हुई है। ये 1914 के आसपास शुरू होता है, 1920 तक खिंच जाता है, लंबा खिंचता है। इसमें जो रेंज दी है ना वो सही नहीं, बाकी सब ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 63 को देखते हैं। बिहारी टाइम्स नाम की पत्रिका है, ये जुलाई 1906 से बिहारी के नाम से प्रकाशित होती है। और ये पत्रिका किससे संबंधित थी ये आपको बताना है। इसमें सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, इसमें से सी वाला हो जाएगा। महेश नारायण की ये पत्रिका थी, जुलाई 1906 से बिहारी के नाम से प्रकाशित होने लगी। और ये जो नया रूप था, इसमें बिहार के लोगों के हितों से संबंधित मुद्दे के साथ इसका प्रकाशन किया जाता था। तो इसमें से हम महेश नारायण को चुन लेते हैं, जो कि सी वाला ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 64, कौन सा विकल्प सही नहीं है बताइए। तो बागमती नदी जो है ये हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलती है। और फल्गु नदी का उद्गम उत्तरी छोटा नागपुर से होता है, यानी उसके पठारी क्षेत्र से। सप्तकोशिकी क्षेत्र है पूर्वी नेपाल का, वहाँ से कोसी का उदय होता है, नदी है। और पुनपुन जो है ये दक्षिणी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अब ये बताइए गलत कौन सा है। तो 64 को आप देख रहे हैं, और 64 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। पुनपुन का उद्गम स्थल कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश का जो प्लेटू वाला रीजन है ना, वहाँ से निकलती है। तो यहाँ ये जानकारी ही गलत दी है, और इसीलिए हम डी वाले विकल्प का चयन कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 65 को देखते हैं। कमला नहर से कौन सा जिला लाभान्वित होता है, या कौन से जिले लाभान्वित होते हैं, वो चीज़ आपको बतानी है। अब इसमें से अगर आप देखें तो बी वाला ऑप्शन चुन लीजिए, दरभंगा। ठीक, अब दरभंगा को हमने क्यों चुना, तो यहाँ आप देखें कमला नहर से दरभंगा और मधुबनी दोनों लाभान्वित होते हैं। मधुबनी का इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया था, सिर्फ दरभंगा था, तो इसलिए हमने इसे चुन लिया। अब इसके बाद 66वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। बिहार में परिवहन के बारे में कुछ तथ्य दिए हुए हैं, आपको बताना है कि गलत कौन सा है। तो बिहार में सबसे पहले रेल परिवहन की शुरुआत होती है 1860-62 में, और दो प्रमुख हवाई अड्डे गया और पटना है बिहार के। राज्य में घाघरा, कोसी, बूढ़ी गंडक, ये सब जो नदियां हैं यहाँ पर नाव चलाई जा सकती है। और नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो कि सादिया से लेकर धुबरी पट्टी तक फैला हुआ है, ये बिहार से होकर गुजरता है। तो अब ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। ये सारी जानकारियाँ आपको एक साथ दी गई हैं, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि जो नेशनल वाटरवे है, ये 10 डी वाला जो ऑप्शन है इसको चुन लीजिएगा। मतलब राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है ये इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक फैला हुआ है। और हाँ, ये सच है कि ये बिहार से होकर जाता है, लेकिन ये सादिया से धुबरी वाला जो इसमें दिया है ना, ये गलत है। इसके बाद 67वें नंबर के क्वेश्चन को आप देखें, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो बिहार की उत्तरी सीमा पर नेपाल पड़ता है। क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा जिला जो है ये पश्चिमी चंपारण है, और सबसे छोटा जो है वो शेखपुरा है बिहार में। राज्य के सबसे दक्षिणी भाग में गया और पटना जिला है, और सबसे उत्तर में पश्चिमी चंपारण जिला पड़ता है। और बिहार की जो दक्षिणी सीमा है वहां पर झारखंड है। अब ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। प्रश्न संख्या 67 को आप देख रहे हैं, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा। यहाँ आपने देखा, देखें राज्य में सबसे दक्षिणी भाग में गया और जमुई जिला है, सबसे उत्तर में कौन है, पश्चिमी चंपारण है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इसमें सही होगा। तो सी को चुन लिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, गलत इसमें चुनना था, तो गलत यही एकमात्र है। प्रश्न संख्या 68 को देखते हैं। विंध्य चट्टानों के बारे में जानकारी दी है। अब विंध्य क्रम की जो चट्टानें हैं इनका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, ये दिया हुआ है। और ये चट्टानें बिहार के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में पाई जाती हैं। सोन नदी की घाटी में इन चट्टानों के ऊपर जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप पाया जाता है। और औरंगाबाद जिले का जो नवीनगर क्षेत्र है वहां पे ज्वालामुखी संरचना के प्रमाण पाए जाते हैं। तो अब ये बताइए कि सही विकल्प कौन सा है। 68वें क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, देखिए जितना भी यहाँ दिया है ना वो सब कुछ सही है। प्रश्न को आपने देखा और ई वाले विकल्प को चुन लिया। अब ज्वालामुखी के संरचना के प्रमाण पाए जाते हैं, ये थोड़ा सा सोचने वाला विषय है। देखिए बहुत समय पहले वहाँ ज्वालामुखी क्रियाएं रही होंगी। देखिए जहाँ भी तप्त पानी के स्रोत पाए जाते हैं, बिहार में ऐसा बहुत से स्थानों पर होता है, और सिर्फ बिहार में ही नहीं बहुत सारे प्रदेशों में ये देखा जाता है। गर्म पानी के सोते अंदर होते हैं, और ये बहुत सारे गर्म जल के कुंडों के तौर पे जाने जाते हैं, जैसे ब्रह्म कुंड है राजगीर वाला, वैसे ही बहुत सारे हैं। तो अंदर अगर कोई टेक्टोनिक मूवमेंट चल रहा होता है, या पहले वहाँ पर ज्वालामुखी की क्रिया हो चुकी रहती है, तो उस आधार पे जो अंदर का भूमिगत जल होता है या उस कुंड का जल होता है वो गर्म हो जाता है, और ऐसी बहुत सारी जो भूगर्भिक क्रियाएं हैं वो चलती रहती हैं। तो बीते हुए समय में वहाँ पर ज्वालामुखी संरचना के प्रमाण देखे गए थे। कुल मिलाकर ये सारी जानकारियां सही हैं। यहाँ विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन समय में हुआ था, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ई को चुन लिया। इसके बाद 69वें क्वेश्चन को देखते हैं। नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र के बारे में गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो नवादा मुंगेर पहाड़ी क्रम जो है ये दक्षिण में नवादा जिला से शुरू होता है और उत्तर में गंगा नदी तक फैला हुआ है। अब आप ये बताइए कि ये सही है या नहीं। अब यहाँ पर जो गलत है उसी की तलाश आपको करनी है, तो गलत वाला चुनिएगा। और इसमें खड़गपुर की पहाड़ी, गिद्धेश्वर की पहाड़ी और बाकिया पहाड़ी ये सब आती है। खड़गपुर की पहाड़ी का जो विस्तार है वो मुंगेर से जमुई तक है, और खड़गपुर की पहाड़ी का जो आकार है वो समचतुर्भुजाकार है, ये चतुर्भुज के आकार की है। तो बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। यहाँ नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र के बारे में बात हो रही है,
और अगर आप देखें तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वही गलत है। ये क्वार्टजाइट चट्टान की बनी हुई पहाड़ियां हैं और ये ट्रायंगुलर शेप की हैं, न कि चतुर्भुजाकार। इनका जो आकार है वो त्रिभुजाकार है, चतुर्भुजाकार नहीं है। ठीक, तो डी वाले विकल्प को हमने चुन लिया। इसके बाद 70वें प्रश्न को देखते हैं। घाघरा गंडक दोआब जो है, दो नदियों के द्वारा बनाया हुआ क्षेत्र, इससे संबंधित कुछ विकल्प यहाँ पर दिए हैं, बताइए गलत कौन सा है। तो सारण, सीवान, गोपालगंज जिला जो है इसमें ये पूरा प्रदेश फैला हुआ है, मतलब ये दोआबी प्रदेश जो है ये फैला हुआ है। ये चौरस जलोढ़ मैदान है जो कि बहुत उपजाऊ है। और घाघरा गंडक दोआब ये 160 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाला मैदानी क्षेत्र है, यानी वर्षा भी यहाँ बहुत अच्छी खासी होती है। और गन्ने का उत्पादन बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसे चीनी उद्योग के लिए जाना जाता है। चीनी उद्योग के जो महत्वपूर्ण केंद्र है उसमें गोपालगंज, छपरा, सीवान, मीरगंज और महरौरा आते हैं। तो अब ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। दोआब निश्चित तौर पर बहुत उपजाऊ होते हैं, सिर्फ गन्ने के लिए नहीं, बाकी सभी फसलों के लिए। और ये जो प्रश्न है ना, इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। घाघरा गंडक का जो दोआब है ये 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाला मैदानी क्षेत्र है। 160 थोड़ा ज़्यादा दे दिया है, तो ठीक है, इसमें से बी वाले ऑप्शन को चुनेंगे। 160 नहीं बल्कि 120 होगा। बाकी सारी सूचनाएं एकदम सही है। इसके बाद 71वें प्रश्न को देखते हैं। कर्मनाशा सोन का जो दोआब है, कर्मनाशा नदी का और सोन नदी के द्वारा बनने वाला जो दोआबी क्षेत्र है, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। गलत का चयन आपको यहाँ भी करना है। तो भोजपुर, रोहतास, कैमूर और बक्सर जिले इस पूरे इलाके में, मतलब ये है कि इस पूरे दोआबी क्षेत्र में आते हैं। और ये जलवायविक लिहाज से सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है। नहरों के द्वारा सिंचाई की यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है। और धान यहाँ की मुख्य फसल है और अन्य फसलों में सभी कुछ उगता है। गेहूँ, दलहन, तिलहन, आलू ये सब पैदा होते हैं। तो दोआब इतना उपजाऊ होता है कि क्या नहीं वहाँ पैदा हो सकता। अब ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। 71 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, बी हो जाएगा। देखिए, जलवायविक लिहाज से ये सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र नहीं है, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। लेकिन कम वर्षा होने के बावजूद नदियों के द्वारा जो जलोढ़ मृदा लाई जाती है वो यहाँ पर बहुत कुछ देती है। हालांकि कर्मनाशा का पानी जो है वो बहुत उपजाऊ नहीं होता। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है तो वैसे भी खेती को कोई खास बाधा पहुँचने वाली नहीं। प्रश्न संख्या 72 को देखते हैं। नदियाँ उस जिस भी क्षेत्र से गुजरती हैं, चाहे वहाँ वर्षा होती हो या नहीं होती हो, उससे कोई ज़्यादा असर तब नहीं पड़ता है, उस क्षेत्र को जीवित कर देती है। ठीक, जैसे नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है, तो मिस्र जो है वो उसी की वजह से जीवित है। अब आप देखें कि बिहार के जो प्रमुख खनिज हैं और उनके प्राप्ति स्थल, उनका मिलान करके दिया हुआ है। सही कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो खनिज तेल पाया जाता है मुंगेर और राजगीर में, कोयला पाया जाता है औरंगाबाद में, गंधक पाया जाता है भागलपुर में, और सोप स्टोन, सिलिका सैंड और चीनी मिट्टी की प्राप्ति होती है मुंगेर से। ये सब दिया है, बताएं गलत कौन सा है। 72 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, सी होगा। गंधक जो है ना वो भागलपुर से नहीं बल्कि रोहतास से पाया जाता है। यहाँ जो आप देख रहे हैं सल्फर, ठीक, भागलपुर से नहीं बल्कि रोहतास से इसकी प्राप्ति होती है। 73 को देखिए। अभ्रक बिहार के प्रमुख खनिज स्थलों पर पाया जाता है, मतलब जो मुख्य खनिज बिहार से पाए जाते हैं उसमें ये है। अब ये बताइए कि कौन सा एक क्षेत्र ऐसा है जो कि इसकी प्राप्ति के लिए नहीं जाना जाता है, यानी अभ्रक वहाँ से नहीं प्राप्त होता। तो अब इसमें जो स्थान दिए हैं आप देखें, गया, नवादा, मुंगेर और बेगूसराय है। डी वाले ऑप्शन को चुन लीजिए। बेगूसराय इससे बाहर है। अभ्रक की प्राप्ति हमें कहाँ कहाँ से होती है, बेगूसराय को आप बाहर कर लीजिए। गया से होती है, नवादा से भी प्राप्त होता है, मुंगेर से भी, जमुई, बिजैसा, महेश्वरी, नवाडी, चकाई, ये सब जगह जो है ये अभ्रक के लिए जानी जाती है। 74 को देखते हैं। बिहार के उद्योगों का यहाँ पे मिलान किया है उनके संबंधित स्थानों से। जो गलत है उसको चुनकर आपको बाहर करना है। तो प्लाईवुड इंडस्ट्री हाजीपुर में है, जूट उद्योग सहरसा का है, कंबल निर्माण का जो केंद्र है वो औरंगाबाद है, और सीमेंट के लिए डालमिया नगर को जाना जाता है। तो गलत कौन सा है, 74 को आपने देखा। अब इसमें आप देखें तो कुछ भी गलत नहीं है, सारी सूचनाएं जो है वो ठीक है, तो हम ई को चुन लेते हैं। 75 कुछ प्रमुख फसलों के नाम दिए हैं जो कि बिहार की प्रमुख फसलें हैं और किस क्षेत्र की वो मुख्य रूप से हैं ये दिया हुआ है। तो चावल समस्तीपुर, जौ बाजरा मुंगेर, अब इसमें से सही का चुनाव आपको करना है। चना भी मुंगेर, और तंबाकू का आपने संबंध जोड़ लिया पूर्णिया से। तो बताइए, अब इसमें आप ई को चुनेंगे क्योंकि जितनी भी जानकारियां हैं वो सभी ठीक हैं। ठीक, यहाँ जितनी भी सूचनाएं हैं वो परफेक्ट है, तो हम ई को चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 76 को देखते हैं। जलवायु के संबंध में कुछ कथन दिए हैं, गलत का चयन आपको करना है। तो मानसूनी जलवायु वाले इस राज्य में 3 प्रमुख मौसम होते हैं और राज्य का दक्षिण पूर्वी हिस्सा सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है। राज्य में जो शीत ऋतु होती है यानी सर्दी का मौसम होता है, उसका आगमन मध्य अक्टूबर से शुरू होता है और बिहार में वर्षा का आरंभ मध्य जून से होता है। अब ये बताइए कि ये जलवायु के बारे में जो इतना डाटा दिया हुआ है इसमें से गलत जानकारी कौन सी है। तो गलत इसमें अगर आप देखें तो बी वाला है,
यहाँ दिया है ना, राज्य का दक्षिण पूर्वी हिस्सा जो है वो सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है, राज्य का उत्तर पूर्वी हिस्सा सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है, न कि दक्षिण पूर्वी, वो तो शुष्क रहता है। तो इसमें से हम बी वाले ऑप्शन को, ये एकदम जस्ट अपोजिट दे दिया था, तो इसी को चुनकर बाहर कर देते हैं, जो कि गलत है। इसके बाद 77 में दिया गया कि बिहार राज्य की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम में कितनी है, बताइए। पूर्व से पश्चिम में जो चौड़ाई है वो कितनी है, वैसे ही लंबाई भी पूछी जा सकती है। फिलहाल आप देख रहे हैं, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा 483। ठीक है, तो 483 यहाँ पर कहाँ दिया है, सी वाले ऑप्शन में दिया है। इसके बाद 78 को देखते हैं। यहाँ पर बिहार के संबंध में जो स्टेटमेंट दिए हैं, गलत का चयन आपको करना है। बिहार लोकसभा सीटों की संख्या 40 है और बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित सीटें हैं लोकसभा में वो 4 हैं, और राज्यसभा के लिए जो सीटों की संख्या है वो 16 है। तो गलत कौन सी जानकारी है? अब इसमें अगर आप देखें तो जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है ना, वो 6 है, न कि 4, और यहाँ पर दे रखा है 4, तो इसीलिए हम इसको चुनकर बाहर कर देते हैं। 79 को आप देख रहे हैं, जो धार्मिक पर्यटन स्थल है बिहार के, उनके संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कुंडग्राम वैशाली में है, पावापुरी नालंदा में पड़ता है, गुरुद्वारा हांडी साहब आपका दानापुर में है, और गाय घाट गुरुद्वारा जो है वो वैशाली में। अब ये बताएं कि गलत कौन सा है। प्रश्न संख्या 79, और 79वें का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। गाय घाट गुरुद्वारा जो है ये पर्यटन स्थल, और ये पटना में है। यहाँ पर क्या दिया है, वैशाली दिया है, यही वाला जो ऑप्शन है ये गलत है। प्रश्न संख्या 80 को देखिए। बिहार ने एक प्रांत के रूप में कौन सी तारीख से काम करना शुरू किया है? ये नहीं पूछा जा रहा है कि कब घोषित किया गया, ये अपना जो कार्यभार है औपचारिक रूप से कब से शुरू करता है, तो वो तारीख आपको बतानी है। 1912 की सारी तारीखें हैं, और इसमें आप 1 अप्रैल को चुनेंगे। 1 अप्रैल 1912 से बिहार एक प्रांत के तौर पे काम करना शुरू करता है, और ओडिशा भी इसमें जुड़ा हुआ रहता है। इसके बाद 81 को देखते हैं। कुल साक्षरता दर बिहार की और बिहार की जो महिला साक्षरता दर है, दोनों का अंतर कितना है। अब यहाँ आपको थोड़ा सा गणित लगाना पड़ेगा, यानी टोटल जो लिटरेसी रेट है उसमें से जो वुमेन लिटरेसी रेट है उसको माइनस करना पड़ेगा। अंतर बताइए। तो अंतर अगर हम देखें तो अगर कुल साक्षरता बिहार की देखें तो वो 61.80 है, और महिला साक्षरता बेहद ही खराब थी 2011 में, 51.50 थी। तो अगर आप अंतर निकालते हैं तो कितना आएगा, 10.50 आएगा ना, माफ कीजिएगा 10.30 आएगा, और इसमें से हम सी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं, सिर्फ घटाना है। प्रश्न संख्या 82 को देखते हैं, मतलब दोनों अगर आपको पता रहेगा तो आप घटा सकते हैं। लौंडा नृत्य के बारे में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है, कौन सा सही है बताइए। तो ये बिहार का अत्यंत घरेलू और निजी लोकनाट्य है, और बच्चे के जन्म के मौके पर पुरुषों या किन्नरों के द्वारा इसको किया जाता है। ग्रामीणों द्वारा सामूहिक रूप से होली के मौके पे ये किया जाता है, और ये जो नाच है यानी ये जो नृत्य है ये बिहार में मूल रूप से भोजपुर क्षेत्र में प्रचलित है। तो आप बताएं सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 82 को आप देख रहे हैं, और इसका जो सही जवाब है वो डी हो जाएगा। यहाँ आपने देखा भोजपुर क्षेत्र में ये प्रचलित है। ठीक, ये वाला जो ऑप्शन है ये सही है। बाकी अगर आप देखें, मतलब इसमें लौंडा नाच के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं मूल रूप से भोजपुर क्षेत्र में प्रचलित है। जोगीड़ा जो होता है इसको असल में जोगीरा कहा जाता है, जोगीड़ा इसका शाब्दिक नाम है। ये मूल रूप से होली के मौके पे किया जाता है। जोगीड़ा एक गीत होता है जो कि गाया जाता है, और उसी के मौके पे नाटक भी प्रस्तुत किया जाता है। और इसके अलावा पवरिया जो है ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है, किन्नर इसको नहीं करते हैं, इसमें किन्नरों वाली सूचना गलत है, ये पुरुष करते हैं। वो पुरुष जो है वो स्त्री वेश धारण किए रहते हैं और नाचते हैं, पवरिया कहे जाते हैं। और डोमकच जो है ये बिहार का बहुत ही घरेलू नाट्य है। तो इसमें से हम जो ऑप्शन चुनेंगे वो इसका डी वाला हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 83 को देखते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है, मतलब कौन सा व्यक्ति इससे जुड़ा नहीं था। प्रश्न संख्या 83 को आप देख रहे हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इससे संबंध नहीं था, बाकी जो लोग हैं इसमें शामिल थे, जैसे कि रामवृक्ष बेनीपुरी, प्रख्यात साहित्यकार, रामानंद मिश्रा और गंगाशरण सिंह। प्रश्न संख्या 84 को आप देख रहे हैं। बिहार से संबंधित नवपाषाण काल महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है। नालंदा का जेठियान घाटी है, भागलपुर के राजपोखरे को आप देख रहे हैं, पश्चिमी चंपारण का वाल्मीकि नगर है, और गया का सोनपुर है। और 84 को आपने देखा, करेक्ट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं डी वाले ऑप्शन को, ये सोनपुर ऑफ गया। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ नवपाषाण कालीन स्थल की बात हो रही है। 85 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसको बनाया था। इल्तुतमिश के द्वारा पहला सूबेदार किसको बनाया गया था। तो मलिक जानी का नाम आप सुनते ही हैं, तो इसमें से हम सी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। 86 को देखते हैं। कौन सी जनजाति बिहार में नहीं पाई जाती है। तो बिहार में जो जनजाति नहीं पाई जाती है वो आपको चुनना है। अब इसमें सहरिया जनजाति जो है ना वो मध्य प्रदेश की है, बिहार की नहीं। बिहार में जो जनजातियां पाई जाती हैं, सहरिया को आप चुनकर पहले बाहर कर लीजिए। बिहार में जो जनजातियां पाई जाती हैं उसमें बिरहोर पाए जाते हैं, हालांकि उनका एक बड़ा हिस्सा तो अब झारखंड में चला गया फिलहाल फिर भी।
तो बिरहोर पाए जाते हैं, खोंड पाए जाते हैं, पहाड़ी पाई जाती हैं, मतलब पहाड़ी जनजातियाँ, कोरबा हैं, सौरिया हैं, इसके अलावा पहाड़िया, चिक, बारिक, गुरैत और बिरजिस पाए जाते हैं, परैया पाई जाती हैं, बिंझिया जनजाति है, बथूड़ी है और सावर है। ये सब जनजातियों के नाम है, ये सब बिहार में पाई जाती हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 87 को देखते हैं। बिहार के कौन से जिले में अभ्रक मिट्टी पाई जाती है? ये जिला कौन सा है? नवादा में पाई जाती है। नवादा जिले का जो रजौली प्रखंड है ना, वहाँ पे अभ्रक मिट्टी हमें पाई जाती है। हालांकि ये अनफर्टाइल होती है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ उत्पादन नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो समतल क्षेत्र है वहाँ पे खाद पानी डाल के कैसे भी जो मोटा अनाज होता है ज्वार बाजरा टाइप का वो उगा लेते हैं, थोड़ा बहुत मक्का भी उगा लेते हैं। तो उगाने के लिए उगा लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, पहाड़ी मिट्टी होती है। सी वाले ऑप्शन को हमने चुन लिया। इसके बाद 88वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। बिहार में अपवित्र और अशुभ माना जाता है कौन सी नदी को? ये कौन सी नदी है बताइए? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? कर्मनाशा होगा। इसका पानी जो है ना गेरुआ कलर का होता है। कहते हैं कि एक बार कर्मनाशा का पानी अगर किसी को छू ले तो सांप का काटा जो है वो जीवित होकर उठ सकता है, लेकिन कर्मनाशा का पानी जिसको छू ले वो फिर हरा नहीं हो सकता, मतलब वो पौधा हरा नहीं हो सकता, वो आदमी जो है वो फिर खुश नहीं हो सकता। ठीक है, ये विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है और चौसा के पास में जाकर गंगा में मिलती है। और मजे की बात यह है कि ये बिहार और यूपी के बीच में बॉर्डर भी बनाती है। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 89 2011 के सेंसस के हिसाब से। और देखें यहाँ पर कर्मनाशा से ज़्यादा उपद्रव बिहार में कोसी मचाती है, लेकिन कोसी की पूजा होती है, उन्हें कोशिका मैया कहा जाता है और कर्मनाशा को अशुभ माना जाता है। तो ये अपनी अपनी मान्यता है। लोक मान्यताएं जो है ना वो बड़ी ही रोचक होती है और बड़ी दृढ़ होती है, उन्हें बदला नहीं जा सकता। प्रश्न संख्या 89 को देखते हैं। 2011 के सेंसस के हिसाब से बिहार में कितने वैधानिक या जनगणना नगर है? बताइए। ये संख्या जो है ना ये 2011 के सेंसस के आधार पे है। तो इसमें जो नंबर दिए हैं आपको चुनना है और करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ये 199 हो जाएगा। ठीक है, 199 यानी इसका जो ए वाला ऑप्शन है उसको हम चुनते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 90 आपसे पूछ रहा है कि 2001 से लेकर 2011 यानी दशक पूरा जो है 10 साल का अंतराल, इसमें दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है बिहार राज्य के संदर्भ में आपको बताना है। तो डिकेडल ग्रोथ जो है वो कितनी थी? इसमें से आप 25.3 को चुनेंगे और 25.3 के अनुमान के आधार पे देखिए इसमें 25.4 दिया नहीं है, तो इसीलिए हम 25.3 वाला जो ऑप्शन है ये इधर आप देख रहे हैं कि जो अंग्रेजी वाला ऑप्शन है उसमें 25.4 दिया है और हिंदी वाले में 25.3 दिया है, तो इसको 3 को भी आप 4 ही बना लीजिए। ठीक, अब बी वाले ऑप्शन को हम चुन सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ के मामले में मेघालय सबसे आगे था, 27.9 की इसकी जो ग्रोथ रेट है वो देखी गई। उसके बाद दूसरा स्थान अरुणाचल का था और तीसरा स्थान था बिहार का। चलिए अब आगे चलते हैं। 91 को देखते हैं। अनुसूचित जातियों की संख्या के आधार पर बिहार कौन से स्थान पे है? तो अब ये स्थान आपको पता होना चाहिए। अब इसमें अगर आप देखें तो सी वाला ऑप्शन इसका सही होता है। तीसरे स्थान पे बिहार इसमें है। ठीक, तीसरे स्थान पे है और इसमें से हम जो सी वाला विकल्प है उसको चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 92 निम्नलिखित में से बिहार के जलप्रपात और जिले की कौन सी जोड़ी जो है वो सही सुमेलित है? तो जलप्रपात और जिला दिया है। दुर्गावती जो है ये रोहतास जिले में पड़ता है, जियारकुंड जो है ये भोजपुर में है, ककोतल आपका नवादा में है और खुआरीदाह भागलपुर में है। कौन सा गलत है बताइए? तो इसमें खुआरीदाह की जो लोकेशन है वो रोहतास जिले में पड़ती है और इसमें से हम देखेंगे तो खुआरीदाह को चुनकर बाहर कर लेंगे, भागलपुर नहीं होगा वहाँ पे। 93 को देखते हैं। डिकेडल ग्रोथ के हिसाब से कहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि देखी गई है बिहार के कौन से जिले में, ये आपको बताना है। दशकीय आधार पर आपको देखना है। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? मधेपुरा हो जाएगा। ए वाले विकल्प को हम चुनते हैं। मधेपुरा में अगर देखा जाए तो 25.42 की जो ग्रोथ रेट है वो देखी गई है और सबसे न्यूनतम कहाँ पे ग्रोथ रेट देखी गई है? तो ये गोपालगंज है, लेकिन यहाँ पे अधिकतम पूछ रहा है। 94 को देखते हैं। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में नहीं है? बखीरा, नागी बांध, भीम बांध, वाल्मीकि। और 94 को आप देख रहे हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। ठीक है, ये बखीरा है। बखीरा पक्षी अभ्यारण्य है और ये उत्तर प्रदेश का जो मगहर है संत कबीर नगर वहाँ पे है। बाकी नागी बांध आपका जमुई में पड़ता है, भीम बांध मुंगेर में और वाल्मीकि तो आप जानते ही हैं वेस्ट चंपारण। इसके बाद 95 को देखते हैं। 95 में पूछा गया कि स्वामी सहजानंद का संबंध कौन से आंदोलन से था? तो ये किसान आंदोलन बिहार में जो था उससे संबंधित है, सैनिक आंदोलन से, जनजातीय आंदोलन, मजदूर आंदोलन। तो ये तो आप भी जानते हैं कि इनका संबंध किसान आंदोलन से था और इसमें से हम जो सी वाला ऑप्शन है उसको चुन लेते हैं। 96 को देखते हैं। इब्राहिम खान लोदी, इसके समय में बिहार के किस सूबेदार ने विद्रोह किया था? ये कौन सा था? तो ये नुहानी सूबेदार था, इसका नाम था दरिया खां नुहानी। ठीक है, तो दरिया खां नुहानी का नाम यहाँ पे आप देख रहे हैं ए वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद 97 को देखते हैं। 1564 अकबर का समय था और उस समय में किस अमीर ने बिहार को स्वतंत्र घोषित किया था? ये नाम इसमें से आपको चुनना था।
और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सुलेमान कर्रानी हो जाएगा और हमने ए वाले विकल्प को चुन लिया। हालांकि मुगल जो है वो दबा देते थे इन्हें, लेकिन फिर ये उठकर खड़े हो जाते थे। इसके बाद 98 को देखते हैं। पहला मुगल सम्राट जिसका कि राज्याभिषेक बिहार में हुआ था वो कौन है? पहला मुगल सम्राट जिसका कि राज्याभिषेक बिहार में हुआ था ये कौन है बताइए। तो अब इसमें अगर आप देखें तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्रुखशियर हो जाएगा। घृणित कायर की उपाधि भी इसको प्राप्त थी और सी वाला ऑप्शन हमने चुन लिया। इसके बाद चलते हैं 99 की ओर। बिहार का पहला नायब नाजिम कौन बना था? ये सरफराज खां हैं, अली वर्दी हैं, मुस्तफ़ा हैं, जैनुद्दीन हैदर हैं। तो अली वर्दी खां ये बिहार के पहले नायब नाजिम बनते हैं और बाद में आप देखते हैं कि बंगाल के नवाब। तो इसमें से बी वाले ऑप्शन को हम चुन लेते हैं। ठीक, अब चलते हैं 100 की ओर और 100 में पूछा जा रहा है, अंतिम प्रश्न है, बिहार में सैनिक अभियान सर्वप्रथम कौन से सुल्तान के द्वारा चलाया गया था? तो ये इल्तुतमिश था। ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था और इसमें से हम ए वाले विकल्प को चुनते हैं। तो यहाँ तक हमने शतक लगा लिया है और इस टेस्ट में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।